सीधे सेनापतिये के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं आप। वो सेनापति नहीं हैं। अगर सेनापति होते तो आज सराय रंजन बदहाल नहीं होता। कैबिनेट के एक मंत्री हैं जिनका काम माननीय मुख्यमंत्री के किचन की देखभाल करना है। इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। क्या क्या कमियां सराय रंजन में है जो जनता ने बताया हो या जो लगता है कि आपके हिसाब से क्या कमी है? कमियां तो ढेर सारी हैं, लेकिन मैं ये मार्च अप्रैल का महीना है और नदियां सूख चुकी हैं। ये इनकी उपलब्धि है और ये हकीकत यथार्थ सराय रंजन का है। गाँव में जो नदी नहाने के लिए जाते थे तो कहा जाता था कि नदी का पानी नदी में जो हमर कपड़ा सूखल जो, वही हाल सराय रंजन है। जो भी व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलेगा उसको गलत केस में मैं फंसा दूंगा। उसको बबलू एक्ट कहा जाता है। बबलू कौन है भाई? बबलू उनका पीए है। हर परिस्थिति में बदलना है और बिल्कुल मैं मैदान में खड़ा हूँ। सराय रंजन की मतदाताओं पे भरोसा है? बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे कहा है, नहीं तो मेरे पास कहाँ से इतनी साहस थी कि मैं बबलू एक्ट होते हुए और इतने बड़े कद्दावर तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करूँ। मैं उनको चुनौती देता हूँ। बिहार में चुनाव जो होता है वो धन बल से होता है, बाहुबल से होता है। उसके बाद इन दोनों से उभरिएगा तो जाति समीकरण बड़ा मायने रखता है। इस सबसे कैसे पार पाइएगा? देखिए, जिस जाति से वो आते हैं उसी जाति से मैं भी हूँ। मतलब लोहा को लोहे काटेगा। बिल्कुल। देखिए, बिहार की वर्तमान राजनीति को देखते हुए अगर हम ये कहें कि अब बिहार की बागडोर युवाओं के हाथ में दे देनी चाहिए तो ये गलत नहीं होगा। युवा भी वैसे होने चाहिए जो सक्षम हो, शिक्षित हो और सामर्थ्यवान हो, जो बिहार को अच्छे से चला सकें, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोच सके। हमारे साथ फ्रेम में जो हैं इनका नाम कुणाल कुमार है। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वही सराय रंजन जहां के विधायक विजय कुमार चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं। कुणाल जी से बात करने से पहले इनके बारे में बता दें कि कुणाल जी ने सीधे विजय कुमार चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला और उसके बाद जो है वहाँ सराय रंजन विकास यात्रा शुरुआत की। पदयात्रा जो है पैदल घूमे, सराय रंजन क्षेत्र को पूरा भ्रमण किया है। अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ सराय रंजन में विकास में इनको कमियां दिखी और जनता का कितना प्यार मिल रहा है। स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से जो दर्शक जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। सीधे सेनापतिये के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं आप। वो सेनापति नहीं हैं। अगर सेनापति होते तो आज सराय रंजन बदहाल नहीं होता। तो बिल्कुल सेनापति नहीं है। वो किचन कैबिनेट के एक मंत्री हैं जिनका काम माननीय मुख्यमंत्री के किचन की देखभाल करना है। इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। पदयात्रा को हम फॉलो कर रहे थे, आपकी पदयात्रा को लोग आपको दूध से स्नान करा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, माला लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गजब का उत्साह है लोगों में। प्यार है या कुछ और है? देखिए, ये मेरे प्रति प्रेम के साथ साथ सराय रंजन की जो उपेक्षा हुई है पिछले 2 दशक में, उसके प्रति लोगों की नाराज़गी है और लोग बदलाव चाह रहे हैं। मुझसे प्रेम से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान जो हुकूमत है उसके खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी और रोष है। क्या क्या कमियां सराय रंजन में है जो जनता ने बताया हो या जो लगता है कि आपके हिसाब से क्या कमी है? कमियां तो ढेर सारी हैं, लेकिन मैं मुख्य कमियां बताता हूं। जो विभाग इनका है, ये जल संसाधन माननीय जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के, और हमारे यहाँ मुख्य 3 नदियां हैं, बलान है, वाया है और जमुआरी है। और ये मार्च अप्रैल का महीना है और नदियाँ सूख चुकी हैं। ये इनकी उपलब्धि है और ये हकीकत यथार्थ सराय रंजन का है। ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में, 2 बार हुए शिक्षा मंत्री। एक बार कुछ चंद महीनों के लिए, एक बार 2 साल के लिए। और हमारे यहाँ एक मात्र महाविद्यालय हुआ करता था, इंटर महाविद्यालय, जिसके पास अपनी 7 एकड़ भूमि थी। उसके सचिव, समिति के सचिव माननीय विधायक हुआ करते थे और वो कॉलेज बंद हो गया 2018 में। और उसमें 1800 बच्चे का रजिस्ट्रेशन था, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ये इनकी हकीकत और इनका यथार्थ है। अब बात हुई सराय रंजन की, तो शिक्षा और पानी की व्यवस्था तो आपने देख ही लिया। पीने का पानी किसी भी ग्राम पंचायत में सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है, क्योंकि घर के प्रबंधन की अधिकतर जिम्मेदारी महिलाओं के हिस्से में होती है। तो सबसे बड़ी परेशानी महिलाओं के हिस्से में है। और जो भी ठेका था पीएचडी डिपार्टमेंट का, वो माननीय के इर्द गिर्द के लोगों को मिला, जिसकी वजह से उस पर प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। प्रशासन उससे सही काम नहीं करवा पा रहा है। अगर वो काम करवाना चाहता है प्रशासन, तो उसको धौंस दिया जाता है माननीय मंत्री का। तो एक संगठित भ्रष्टाचार और संगठित दलाली का जो फंक्शन इन्होंने अडॉप्ट किया था, उसका खामियाजा सराय रंजन भुगत रहा है। अब
विद्यापति उगना महादेव का मंदिर पूरे वैश्विक स्तर पर इकलौता ऐसा मंदिर होगा जहां महादेव स्वयं नौकर बनकर आए थे विद्यापति के यहाँ, और वो स्थान है जहां उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। उसको पर्यटन स्थल घोषणा किया गया था 2010 में मुख्यमंत्री के द्वारा। आज तक वो पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित नहीं हो पाया है। जो नदियां थी, तालाब था, सब सूख चुका है। उसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप ब्लॉक चले जाइए, आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, बिना आपको पैसे से नहीं बन पाएगा। आप दाखिल खारिज करने के लिए चले जाइए, बिना पैसे से नहीं होगा। आप थाना में चले जाइए, बिना पैसे से आपका काम नहीं होगा। और जब आप देखेंगे कि पैसा लेने वाला कौन है, तो उसका नेक्सस कहीं ना कहीं माननीय से जाके आपको मिल जाएगा। तो आपको देखकर बड़ा लगेगा कि ये संगठित भ्रष्टाचार, मतलब बचपन में हुआ करता था कि कहा जाता था कि गाँव में जो नदी नहाने के लिए जाते थे तो कहा जाता था कि नदी का पानी नदी में जो हमर कपड़ा सुखल जो। वही हाल सरायरंजन है। सरायरंजन अपने जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति बनाया जा रहा है, और उसका मुनाफा माननीय मंत्री और उसके इर्द गिर्द के लोग ले रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ सरायरंजन के 6 ग्राम पंचायत को काटकर नगर पंचायत बना दिया गया, जबकि नगर पंचायत की अहर्ता नहीं थी। लोगों का जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था, एज इट इज था, वो नहीं बढ़ा, लेकिन उन पर हाउस टैक्स थोप दिया गया। जो बिजली बिल था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 5 रुपये है तो शहरी क्षेत्र में 7 रुपये हो जाता है। 2 रुपये एक्स्ट्रा उसका अधिभार दे दिया गया। जो जमीन केवाला कराने के लिए जाता है वहाँ समस्याएं होती है। तो इस तरह का टैक्सेशन लगाया गया, और उसका जो ठेका था वो अपने लोगों को आवंटित करा दिया गया। तो एक पूरा नेक्सस है जो इनके संरक्षण में चल रहा है। और जब हालात ये है कि लोकतंत्र की बात की जाती है कि हम इतने बड़े लोकतंत्र में और मजबूत लोकतंत्र वाले देश में रह रहे हैं, और वहाँ आप चले जाइए सरायरंजन में, अगर माननीय विधायक के खिलाफ आप कुछ बोलिएगा तो आप पर बबलू एक्ट लगा दिया जाएगा। बबलू एक्ट? जी, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो भी व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलेगा उसको गलत केस में मैं फंसा दूंगा। उसको बबलू एक्ट कहा जाता है। आप मीडिया के बंधु हैं। बबलू कौन है भाई? बबलू उनका पीए है, उनका पीए है। आप एक नहीं, करीब दर्जन भर ऐसे लोग मामले हैं पूरे सरायरंजन विधानसभा में, अलग अलग लोगों पर गलत केस में फंसा दिया जाता है। और 1, 2, 3, 4 नहीं है, दर्जनों सैकड़ों के में इसके उदाहरण हैं। लोग त्रस्त हैं, लोग इनसे मुक्ति चाहता है। आपके पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन मतलब मंत्री जी का भाषण हम एक जगह सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि विकास देखना है तो जाके हमारे विधानसभा क्षेत्र में जाके देखिए, सड़कें एकदम चकाचक हैं, शिक्षा का स्तर बढ़िया है। अब आप कह रहे हैं कुछ होवे नहीं किया। मैं उनको चुनौती देता हूं कि आप शिक्षा मंत्री भी रहे, आप एक पूरे सरायरंजन विधानसभा में एक स्कूल ऐसा बता दीजिए कि जो मॉडल स्कूल हो, जो आपने विकसित किया हो। एक स्कूल मात्र आप उदाहरण के लिए दे दीजिए। आप जल संसाधन मंत्री थे, आप एक जल स्रोत का उदाहरण दे दीजिए कि आप वो रोल मॉडल पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए हो, तो मैं आपको समझूंगा। सड़क निर्माण की आप बात कर रहे हैं, आप बिजली की बात कर रहे हैं। सड़क और बिजली सिर्फ सरायरंजन के लोगों को मिली है या पूरे बिहार के लोगों को मिली है? पूरे भारत के लोगों को मिली है। जो पूरे भारत और पूरे बिहार के लोगों को मिली है, वो आप अपनी उपलब्धि क्यों मान रहे हैं? आपने क्या किया वो आप बताइए। आपको जो 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है उसमें आपने क्या विकास के कार्य किए हैं, आप वो बताइए। आप मंत्री रहते हुए, आप वित्त मंत्री रहे, आप तमाम जो भी कैबिनेट के मुख्य प्रोफाइल है वो सभी आप मंत्री रह चुके हैं। उस मंत्री में रहते हुए आपने सरायरंजन के विकास के लिए क्या कार्य किया है, आपको जनता के बीच आना चाहिए। बार बार और कई बार कहता हूं कि आप में अगर क्षमता है, आपने विकास किया है, जो विकास किया है वहां आप मुझे आमंत्रित कीजिए और मेरे साथ आप पब्लिक डिबेट कर लीजिए, और आप लोगों को बताइए कि मैंने ये विकास किया है, मुझे वोट कास्ट कीजिए। और मैं, अगर आपने सही बता दिया तो मैं आपका समर्थक बन जाऊंगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं इतने दशकों से आप प्रतिनिधित्व करने के बाद, तो आपके पास नैतिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए फिर से चुनाव लड़ने की। आपका जहाँ गृह क्षेत्र है, आप वहाँ जाकर चुनाव लड़िए। आपको सरायरंजन में क्या दिख रहा है? सरायरंजन में यही देख रहा है कि सरायरंजन का अपना कोई नेतृत्व नहीं है, और आप लगातार शोषण करते आ रहे हैं, लगातार तानाशाही प्रवृत्ति को इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जब आपने अपने गृह क्षेत्र से लड़े, वहाँ के लोग आपको पहचानते थे, आपका जमानत जब्त हो गया, तो आपने सरायरंजन को चुना। तो ये जो विडंबना है, ये जो त्रासदी अंतर विरोध है, वो माननीय मंत्री के क्षेत्र में आइए और देखिए। मैं भी आपको आमंत्रित करता हूं, और उनको भी आप कहिए कि आप आमंत्रित कीजिए। कभी मिलें आपसे तो वो आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। उनमें एक खासियत है कि उनसे जो सवाल पूछा जाता है उसका वो जवाब नहीं देते हैं। वो जलेबी की तरह आपके सवालों को घुमा देंगे, आप भूल जाएंगे कि आपका सवाल क्या था। ये उनकी खासियत है। जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए जाता है, कोई मांग करने के लिए जाता है, तो उसके पीठ पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दादा भी मेरे समर्थक थे, तुम्हारे पिता भी समर्थक थे, और आप भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने तुम्हारे दादा के लिए ये किया, तुम्हारे पिता के लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये किया।
चलिए, सब कुछ अगर हम आपका मान भी लें, आपकी बातें सारी बातें सही है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में कैसे उनसे पार पाएंगे? चूँकि बिहार में चुनाव जो होता है वो धन बल से होता है, बाहुबल से होता है। उसके बाद इन दोनों से उबरिएगा तो जाति समीकरण बड़ा मायने रखता है। इस सब से कैसे पार पाइएगा आप? देखिए, जिस जाति से वो आते हैं उसी जाति से मैं भी हूँ। मतलब लोहा को लोहे काटेगा। बिल्कुल, जिस जाति से वो है उसी जाति से मैं भी हूँ, और हमारी जाति का सवर्ण वोट का एक बड़ा तबका वहाँ है। इसके अलावा गिरी समाज का भी बहुत बड़ा वोट है, जो आज तक उपेक्षित रहा है, जिसका अपना नेतृत्व नहीं रहा है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा वर्तमान विधायक विजय कुमार चौधरी उठाते रहे हैं। गिरी समाज को तो कोई जानबूझ करता है। बिल्कुल, आज तक ये विजय कुमार चौधरी ने कभी नहीं कहा होगा कि हाँ, गिरी समाज का इतना बड़ा चंक है, इतना बड़ा वोट है, जिसके लिए मैं ये कार्य करूँगा या उसके लिए मेरे पास कोई कार्य योजना है। तो विजय कुमार चौधरी के साथ कोई है नहीं, मजबूरी, मतलब परिस्थितियों के विधायक हैं। जो विपक्ष के द्वारा इनके खिलाफ उम्मीदवार दिया जाता है, वो भी उम्मीदवार बाहरी होता है, तो जिसका इनको फायदा मिल रहा है। एक भी स्थानीय लोगों को ज़रूरी नहीं कि मैं ही, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ या सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, कतई नहीं। मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड सरायरंजन की मिट्टी में के लोग हैं। अब वो समाजवाद की महान भूमि है। किसी भी सरायरंजन के एक बेटा पर कोई भी दल दाव खेल कर देख ले और नतीजा बिल्कुल उनके अनुकूल होगा और विजय कुमार चौधरी की विदाई हो जाएगी। नीतीश कुमार की स्वजातीय जाति के भी लोग वहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं। आपकी अपनी जाति है जहाँ से विजय चौधरी भी आते हैं, गिरी समाज है, कुछ साहनी भी मतदाता हैं। क्या लगता है इन सबों को साथ लीजिएगा आप? बिल्कुल सधे हुए हैं। सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पदयात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो किस समाज के लोग हैं? जो माननीय विधायक के तानाशाही रवैये और बबलू एक्ट के होते हुए भी मेरी पदयात्रा में आज तक मेरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने विधानसभा में पदयात्रा निकाला हो, और मेरे पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग टर्न अप हो रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वैसी समाज के लोग हैं जो अभी तक विजय कुमार चौधरी की नीतियों से उपेक्षित थे। उसी समाज के लोग हैं जिसको आज तक माननीय विधायक के द्वारा नजरअंदाज और शोषण किया गया। वही तो लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं। और जहाँ तक धन बल की बात है, कितना धन उनके पास है, कितना धन है। सरायरंजन के लोग हैं, मैं हर सरायरंजन वासियों से 100-100 रुपये चंदा लूँगा, फिर भी वो पैसा होगा, वो धन बल माननीय विधायक के मौजूदा धन बल से ज़्यादा होगा। चलिए, ये मान लिए हम कि आपने जाति समीकरण को भी साथ लिया, धनबल भी सध गया और बाहुबल भी सध गया, लेकिन जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी टिकट को लेकर के काफ़ी जो है धमाल चल रहा है, काफ़ी डिमांड है कि ये हैं वो हैं वो हैं। वहाँ पे क्या आश्वासन कुछ मिला है? नहीं, देखिए, मैं जिम्मेदार और नैतिक रूप से मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हूँ और मुझे अपने क्षेत्र में बदलाव करना है। कोई पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, मोस्ट वेलकम, नहीं देती है, मोस्ट वेलकम। मैं चुनाव लड़ना है क्योंकि मुझे सरायरंजन को बदलना है। चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, मेरा मकसद एक है सरायरंजन का बदलाव, और बिना चुनाव लड़े बदलाव संभव नहीं है। तो मैं तो मैदान में खड़ा हूँ। मतलब निर्दलीय भी? बिल्कुल बिल्कुल, सरायरंजन को बदलना है, हर परिस्थिति में बदलना है, और बिल्कुल मैं मैदान में खड़ा हूँ। सरायरंजन की मतदाताओं पे भरोसा है? बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे कहा है, नहीं तो मेरे पास कहाँ से इतनी साहस थी कि मैं बबलू एक्ट होते हुए और इतने बड़े कद्दावर तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करूँ। ये तो सरायरंजन की महान जनता का आशीर्वाद था और उनका आमंत्रण था कि मैं निकला हूँ और मैं अकेले चला और कारवां बनता रहा, और वो एक बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है। मैं आप लोग को आमंत्रित करता हूँ कि 25 तारीख से मेरी यात्रा शुरू है, करीब 1 महीने तक हम मेरी यात्रा चलेगी। इस दौरान किसी भी दिन अचानक आप आइए और आप मेरी पदयात्रा में शामिल होकर देखिए कि यहाँ लोगों की आकांक्षा क्या है, लोगों के सपने क्या हैं। सुन रहे थे आप कुणाल जी को, तमाम बातें इन्होंने कही हैं और माना जाता है कि विजय चौधरी जो हैं सेनापति हैं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के सेनापति हैं। कई जो सेनापति हैं उनमें से विजय चौधरी भी एक गिने जाते हैं। सीधे उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरायरंजन में विकास का जो है तमाम पोल जो है इन्होंने खोल के रख दिया है। चाहे बात स्वच्छ पानी की हो, सिंचाई व्यवस्था की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, शिक्षा की हो, किसी भी चीज़ को लेकर के इन्होंने तमाम तरह के दावे किए हैं कि आप आइए और देखिए, हम जाएंगे वहाँ और वहाँ की स्थिति को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।